Hello students, we are back with JEE Advanced 2025 फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं. So let us see. First we'll see the single choice question. I hope you have already seen the questions, but let me get some key points of this question. We have, first let me show you the figure. We have a disk of radius small r which can perform pure rolling on a ring of radius capital R. The disk is connected with a spring which can move only on the periphery. So now you need to find the angular frequency. So it has some angular frequency omega which we need to calculate. So rest of the things you have already seen. So now let us come to the question itself. So here the disk is performing oscillation where angular frequency needs to be found. So let us have a small angular displacement. तो इस डिस्क को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं इधर, जिसके अबाउट ये स्प्रिंग अब कुछ एक्सटेंड होगी. ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा मान लें तो ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच हुई है. तो डिस्क के सेंटर से रिंग के सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और ये जो स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग है इसे मैं x कह देता हूँ. सो दिस x इज, यू कैन हैव x इज इक्वल टू r थीटा. यहाँ r जो है दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा. इस स्ट्रेचिंग की वजह से एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इसमें विच इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द डिस्क. सो दिस इज, देयर वी हैव सम kx फोर्स. अपार्ट फ्रॉम इट वन mg इज देयर. इस mg का एक कंपोनेंट जो mg cos थीटा दैट विल बी प्रोवाइडिंग और बैलेंसिंग नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पर प्योर रोलिंग है तो कुछ फ्रिक्शन भी है, F फ्रिक्शन है, और mg का टुवर्ड्स द सेंटर एक कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा. So these are the two forces which is trying to bring back the disk to its equilibrium position. तो इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा. तो यहाँ पर जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट मैं अगर टॉर्क लिखूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क जो है, एक तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है दैट इज kx इनटू सेंटर से, डिस्क के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज r. सो kx r प्लस mg sin थीटा इंटू r, ये टोटल टॉर्क है. सो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू भी रख दें, k कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू r प्लस, और थीटा भी है, प्लस mg फॉर स्मॉल एंगल थीटा वी कैन राइट साइन थीटा टू बी इक्वल टू थीटा. तो मैं एक बार में ही लिख देता हूँ mg थीटा इंटू r. ये टॉर्क है. इस टॉर्क की वजह से ये ऑसिलेट करेगा. लेट दैट इज इक्वल टू I अल्फा, that is equal to I a by r. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट उसे भी लिख दें. डिस्क के सेंटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज हाफ mr स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस r है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज 3/2 mr स्क्वायर. और चूंकि ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और a के बीच में हम जो रिलेशन लिख सकते हैं दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा r माइनस r. तो यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करें, टॉर्क को लिखें तो यहाँ से 3/2 mr स्क्वायर इंटू a बाई r इज इक्वल टू, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन अपोजिट है. सो वी कुड पुट अ नेगेटिव साइन माइनस, अब इस वैल्यू को लिख दें, थीटा को बाहर रखेंगे, k कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू r प्लस mg r इंटू थीटा. यहाँ से r, एक r ये कटेगा और इधर से इस r को भी हम अगर एलिमिनेट कर दें सो वी आर लेफ्ट विथ a is equal to minus
2/3m into k r minus r प्लस mg इंटू थीटा। तो ये a की वैल्यू है। अब a की वैल्यू हम पुट कर दें अल्फ़ा इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो अल्फ़ा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू -2/3m k कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस mg into theta. So this is our previous expression. So उसको मैंने पुट कर दिया है and now we get alpha to be equal to minus 2/3 k by m plus g by capital R minus small r into theta, और एंगुलर एसएचएम में दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू √2/3 इंटू के बाई एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। तो 2/3 अंडर 2/3 जी आर माइनस आर प्लस के बाई एम, यानी अपना ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो एसएचएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी सिर्फ एक ही चैप्टर की आइडिया है। तो इसकी अगर हम ओवरऑल एनालिसिस और रेटिंग अगर करें, लेट अस सी। टाइप ऑफ द क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, so score is 0 based on direct theory formula और small twist। तो डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला पे तो नहीं है, कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला और कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन है, सो वी कुड स्कोर इट टू बी 1। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर डिफरेंट चैप्टर। पहली बात तो सेम चैप्टर पे है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, सो वी कुड गिव इट 1। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट सोल्यूशन कैलकुलेशन, स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और कैलकुलेशन नॉट दैट इजी, कैलकुलेशन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, सो यू कुड स्कोर इट 1। हैज़ ऑप्शन मिसलीडिंग टू रॉन्ग आंसर, मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा कुछ नहीं करके भी सॉल्व कर सकते थे। जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का अगर आइडिया होता कि दैट इज 3/2 mr², और वो डिनोमिनेटर में जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2/3, इससे हम ऑप्शन तक जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से इजीली पहुंच सकते हैं। लेट अस सी द ऑप्शंस क्या है। देखो 2/3 एक कॉमन फैक्टर है यहाँ, इसी में बाकी में 1/6 है, ये पॉसिबल नहीं है। 1/4 ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ 2/3 सिर्फ एक पार्ट के साथ है, दूसरे पार्ट के साथ नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट कुड ऑल्सो लीड टू यू सम आइडिया अबाउट द ऑप्शन। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ मॉडरेट टू ईजी कह सकते हो। सो वी कुड स्कोर दिस पोर्शन टू बी 0। सो ओवरऑल स्कोर ऑफ द क्वेश्चन इज 3। Now let us see next question. There is a question of collision. It is said to be scattering experiment, so same as that, but it is elastic collision. अब क्या कहा है, 2m और m मास के पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, m मास का पार्टिकल रेस्ट में, हेवी पार्टिकल आकर कोलाइड कर रहा है। कोलिजन के बाद ये पूछा है कि ये हेवी पार्टिकल का ये एंगुलर डेविएशन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब इलास्टिक कोलिजन है और ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, किसी भी इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो कोलिजन से पहले इस 2m मास का मोमेंटम हम मान ले p था, कोलिजन के बाद ये 2m मास का मोमेंटम जो है लेट इट बी p1, और m मास का मोमेंटम जो है वो p2 है।
तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन P2 be equal to P1 plus P2, obviously in vector form. This is our first relation. Second one जो होगा वो इसकी टोटल जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कंजर्व रहेगी. दैट इज P square by 2 into 2m is equal to P1 square by 2 into 2m plus P2 square upon 2m. ये अपना सेकेंड रिलेशन है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब हमें चाहिए कि ये P1 जो है वो P के साथ कितने एंगल पर डिविएट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है. P2 हमारे यूज़ का नहीं है तो P2 को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट P2 टू बी इक्वल टू P माइनस P1. तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P P1 cos थीटा. दैट वी कैन राइट. ये अपने पहले इक्वेशन के लिए है. दूसरे इक्वेशन से हम लिख सकते हैं P2 स्क्वायर और अदर 2P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर. इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, P2 की वैल्यू P2 स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो वी कैन राइट P स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P P1 cos थीटा. अब इसको अगर हम रीअरेंज कर लें देन वी कैन राइट दैट इज P square by 2 plus 3 by 2 P1 square minus 2P P1 cos theta. Could you see that? कि यहाँ से P square by 2 को राइट में ले जाएं तो P square by 2 बचेगा और ये P1 square by 2 को राइट में ले जाएं तो 1 plus 1 by 2 तो 3 by 2 और ये 2P1 P2 cos theta बचेगा. तो यहाँ से this has to be equal to 0. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 3P1 स्क्वायर माइनस 4P P1 cos थीटा इक्वल टू 0 और वी कुड राइट cos थीटा टू बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3P1 स्क्वायर अपॉन 4P P1. तो cos थीटा यानी थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए हमें cos थीटा की कुछ मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन चाहिए. तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर दें. दिस कुड बी रिटन एज 1/4. दिस कुड बी रिटन एज P बाई P1 प्लस 3P1 बाई P. ये लिख सकते हैं. P बाई P1 को हम x एज्यूम कर ले. सो वी कुड राइट 1/4 x प्लस 3 बाई एक्स. अब cos थीटा की कुछ ऑप्टिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए. तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर हम 0 करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस 3. 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 और वी कुड राइट 3 upon x square is equal to 1 and this gives x to be equal to root 3. तो x की वैल्यू √3 है तो यहाँ पर हम पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में. सो वी हैव cos थीटा टू बी इक्वल टू 1/4 √3 प्लस 3 बाई √3. तो ये 3 बाई √3 भी √3 है. सो √3 प्लस √3 दैट इज 2√3 या 1/4 इंटू 2√3 और दिस इज इक्वल टू √3/2. तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो √3/2 के बराबर है. इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और इन रेडियन इट इज π/6. तो मैक्सिमम जो एंगुलर डिविएशन हो सकता है दैट इज π/6. तो अगर हम अब अपने ऑप्शंस देखें सो डी ऑप्शन इज π/6. दिस इज करेक्ट. सो डी इज द आंसर. नाउ लेट अस एनालाइज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो
मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये लीनियर मोमेंट मतलब ऑब्लिक कोलिशन का कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन था। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन लेंथी है, तो इस क्वेश्चन को हम इजी तो नहीं कह सकते, इट इज़ मॉडरेट, ऑब्वियसली सिंगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉट दैट इजी बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशनल लेंथीनेस, नॉट डिफिकल्टी. So now we could say about the question, type of question is single choice question, so it scores 0. Based on direct theory formula, small twist, डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला तो नहीं है, इट इज़ अगेन एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. वैसे भी जेई एडवांस में डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन नहीं आते, फिजिक्स में तो नहीं आते, सो स्मॉल ट्विस्ट इज देयर. बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मल्टीपल नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्लिक कोलिशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो दिस कोर्स 0. लेंथ ऑफ स्टेटमेंट सोल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, तो नॉट वेरी लॉन्ग बट लॉन्ग, सो इट इज़ 1. मिसलीडिंग ऑप्शंस ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन तो नॉर्मल ऑप्शंस हैं, सो दैट ओवरऑल स्कोर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि cos ओमेगा टी के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है z डायरेक्शन में. तो पॉजिटिव b में ही मैग्नेट, पॉजिटिव y में ही b है, नेगेटिव y में b नहीं है, लेकिन ये जब लूप घूमेगी तो ये नेगेटिव y में भी जाएगी, पॉजिटिव y में भी जाएगी. जब नेगेटिव y में जाएगी तब कोई मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नहीं होगा, फ्लक्स वेरिएशन नहीं होगा, तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी. यानी ये जब एक हाफ में तो इसमें फील्ड का वेरिएशन होगा, दूसरे हाफ में फील्ड का वेरिएशन नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम अगर ऑप्शन देखें तो कुछ ऑप्शन को यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं. तो देखें सबसे पहले कि पूरे टाइम ड्यूरेशन में इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखा रहा है, यानी ये बी ऑप्शन गलत है. सी ऑप्शन में भी पूरे ओवरऑल फुल साइकिल में वेरिएशन दिखा रहा है, ये भी गलत है. बी और सी गलत हो गए. अब बचे हमारे ऑप्शन ए एंड डी कि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड तक कोई भी करंट नहीं होगी. अब हमें बस इतना देखना है कि जो फाइनली वोल्टेज का वेरिएशन है ये कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पर अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फील्ड वेक्टर, और इसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर को ड्रॉ करें, मैं इस तरह से लूप बना ले रहा हूँ. ये स्क्वायर लूप जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, बी जो है वो इस पर्टिकुलर के डायरेक्शन में है. ये जो प्लेट जो घूमी है, जो लूप घूमी है, वो किसी टी टाइम में ओमेगा टी घूमी है, तो ये वाला एंगल ओमेगा टी है, तो इसका जो नॉर्मल जो है वो भी ओमेगा टी घूमेगा, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी है. तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी, ये एंगल है. तो इस लूप के अंदर से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द लूप, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी इंटू ए इंटू कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, ये है. अब b की वैल्यू वो भी हम पुट कर दें. b की वैल्यू है कितनी, b की वैल्यू है बी नॉट कॉस ओमेगा टी. तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ए को ए ही रहने देते हैं जो कि एल स्क्वायर के बराबर है, लेट इट बी ए, और ये कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी नॉट ए साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. तो ये फ्लक्स है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैं लिखूं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी,
तो इसका डी फाई बाई डी टी मैं अगर लिखूं तो आई कुड राइट हाफ बी नॉट ए इंटू 2 ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और यहाँ एक माइनस साइन और है. सो दिस इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा ए कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी विथ अ माइनस साइन. तो पहली बात तो माइनस कॉस का ग्राफ होगा. माइनस कॉस का ग्राफ, ये डी ऑप्शन में तो साइन का ग्राफ है, तो ये पॉसिबल नहीं है. सो वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ए. ओवरऑल क्वेश्चन को अगर हम देखें कि इसमें फैराडे लॉ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, फ्लक्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और थोड़ी सी ज्योमेट्री है. वैसे भी काफ़ी कुछ ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे थे, 2 को तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया. बाकी 2 केस के लिए हमें सॉल्व करना पड़ा कि ये जो फ्लक्स वेरिएशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कोसाइन का फंक्शन है या साइन का फंक्शन है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ओवरऑल रेट करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ओवरऑल स्कोर 0. बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला, स्मॉल ट्विस्ट है. डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला वैसे भी एडवांस में नहीं आता, लेकिन फिर भी वी कुड गिव अ स्कोर ऑफ 1. बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन सेम चैप्टर, डिफरेंट चैप्टर नहीं, सेम चैप्टर से ही है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. लेंथ ऑफ स्टेटमेंट सोल्यूशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर हम समझ ले तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ओवरऑल हम इसको मॉडरेट मान के स्कोर 1 दे सकते हैं. कोई मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, सो इट इज़ 0. तो ओवरऑल स्कोर जो है इस पेपर का, इस क्वेश्चन का, दैट इज़ 2. नाउ लेट अस से दिस क्वेश्चन. यहाँ पर वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट लग रहा है. फिगर 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement, and figure 2 shows the configuration corresponding to measurement of diameter of a tube. The measured value of D find out करना है. यहाँ पर देखें कि ये जो वर्नियर स्केल का जो 10 डिविजन्स है, ये मेन स्केल के 7 डिविजन से ओवरलैप कर रहा है. यानी हम इसे यूँ कह सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 7 मेन स्केल डिवीजन, और 1 VHD इज इक्वल टू दैट इज 0.7 MSD. अब यहाँ पर मेन स्केल को अगर देखें, 1 सेंटीमीटर लेंथ के 10 डिविजन हैं, यानी मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 वर्नियर स्केल की रीडिंग इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर है. अब किसी ट्यूब का डायमीटर मेज़र किया गया है, और इस ट्यूब के डायमीटर में हम देख सकते हैं कि मेन स्केल में एक पॉइंट ये मूव किया है और उसके बाद भी कुछ पोर्शन है. दिस इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर. ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी 0.1 सेंटीमीटर से तो लेंथ ज़्यादा है, और सारे ही ऑप्शन 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. यहाँ फिगर अगर देखें कि वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल के 1 से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल के 1 से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके 0 से 1 तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, जो कि 0.7 है, 0.07 सेंटीमीटर है. तो इसकी जो रीडिंग होगी, अगर हम देखें दैट रीडिंग, इस पोर्शन की रीडिंग जो है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.2 सेंटीमीटर है, और ये पोर्शन जो है वो 0.07 सेंटीमीटर है. तो ये अगर डायमीटर की रीडिंग अगर है, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर की रीडिंग जो है दैट इज 2 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग. तो 2 मेन स्केल रीडिंग दैट इज 0.2 सेंटीमीटर माइनस
one vernier scale reading 0.07 centimeter, so this comes out to be 0.13 centimeter. तो 0.13 centimeter अपना ऑप्शन सी है. This is the correct answer. Now let us analyze the question. सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन है. स्कोर इज 0 बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला. डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला तो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड नहीं हो रही है बल्कि सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ा है. तो स्मॉल ट्विस्ट है, वी कैन गिव इट अ स्कोर 1. बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है. लेंथ ऑफ स्टेटमेंट, सोल्यूशन, कैलकुलेशन सभी इजी है, ये नॉट वेरी लॉन्ग, सो इट स्कोर 0. मिसलीडिंग ऑप्शंस ऐसा कुछ नहीं है, सो it is 0. So overall score of this question is 1. Now in this particular question, a conducting loop is being pulled in a magnetic field from outside magnetic field to inside magnetic field. अब क्या बोल रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यानी z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B0 की, और एवरीवेयर एल्स मैग्नेटिक फील्ड 0 है. टाइम t इक्वल टू 0 पे ये लूप एंटर करना स्टार्ट करती है V0 j मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. यहाँ पर एक क्वांटिटी k इक्वल टू B0 स्क्वायर L स्क्वायर बाय RM ये लेने कहा गया है, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने कहा गया है. तो अब ऑप्शंस कौन से सही है ये पता करना है. तो लेट अस फर्स्ट सी द ऑप्शंस. यहाँ पर if V0 is 1.5 KL, the loop will stop before it enters completely inside the region of magnetic field. When the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is 0. If V0 is KL by 10, the loop comes to rest at t equal to given. And if V0 is equal to 3 KL, the complete loop enters inside the region of magnetic field at time some given. तो ये लूप कितनी देर में एंटर कर रही है, पूरी एंटर करेगी या नहीं, क्या होगा ये हमें पता करना है. तो यहाँ पर हम देखें अब, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में जब ये लूप एंटर करेगी, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. मैं वर्टिकल प्लेन में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. मान लें किसी मोमेंट में ये लूप x डिस्टेंस आगे एंटर कर गई है, इट हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस x इन टाइम t, और इस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी कुछ v है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है. लेफ्ट साइड ऑफ द बाउंड्री पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ B0 मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पे फ्लक्स वेरिएशन की वजह से एक EMF इंड्यूस्ड होगा. इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू BLV और B0 LV. B0 मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में एक करंट जनरेट होगी. करंट जनरेट होगी, I विल बी इक्वल टू E by R, दैट इज इक्वल टू B0 LV बाई R. ये करंट किस तरफ होगी? अब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी मतलब यहाँ एक क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी, आई ये करंट इंड्यूस होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स, जो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा. तो ये रिटार्डिंग फोर्स जो लगेगा F, दैट विल बी इक्वल टू ILB. अगर इसकी लेंथ कैपिटल L है साइड की, I कैपिटल LB, ये सभी कैपिटल L है. तो यहाँ पर मैं अगर I की वैल्यू पुट कर दूँ तो इट कम्स आउट टू बी B0 स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. तो ये फोर्स लग रहा होगा. इस फोर्स की वजह से ये रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो रिटार्डिंग फोर्स अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं MA. तो यहाँ से, और रिटार्डेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखें तो इसको माइनस MA कह सकते हैं, मतलब यहाँ माइनस पुट कर दें तो A कुड बी रिटन एज माइनस B0 स्क्वायर L स्क्वायर V बाई MR. B0 स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR इस क्वांटिटी को K मानने कहा गया है. सो A इज इक्वल टू माइनस KV. ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है.
तो टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी वेरी करेगी या डिस्टेंस ट्रैवल के साथ कैसे वेलोसिटी वेरी करेगी, हम इसको देख लें। तो टाइम के साथ अगर हमें इसका वेरिएशन देखना है, हमें पता है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वी, तो इसको लिखूँ मैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी और डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। वेलोसिटी वी नॉट थी स्टार्टिंग में, किसी टाइम t पर v है, स्टार्टिंग में टाइम 0 था और अब टाइम t है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ln v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी और v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये वेलोसिटी का वेरिएशन है टाइम के साथ। अब डिस्टेंस ट्रैवल के साथ इसका वेरिएशन भी देख लें। तो एक्सेलरेशन को डिस्टेंस ट्रैवल के साथ अगर हमें लिखना है तो वी कुड राइट v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी। ये v तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वेलोसिटी वेरी कर रही है v नॉट से v तक, चाहे एक स्टेप और लिख दें यहाँ पर, ऐसे लिखें, हमने लिखा डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इंटीग्रेट करें, वेलोसिटी वेरी कर रही है वी नॉट से v और डिस्टेंस जा रहा है वो 0 से x तक, तो ऐसे लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स और v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। ये अपना दूसरा रिलेशन है। अब हम ऑप्शंस को देखें। If v naught is equal to 1.5 kl, the loop will stop before it enters. तो स्टॉप होना है यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, तो 0 होने के लिए ये कितना एंटर करेगा ये हम पहले देख लें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 1.5 kl माइनस kl और kx और वी कुड राइट x इज इक्वल टू 1.5 L, यानी 1.5 L तक ये एंटर कर सकती थी, जबकि लूप तो L तक ही है। लूप की लेंथ जो है वो L ही है, ये टोटल लेंथ जो है दैट इज L, यानी L तो ये एंटर कर ही जाएगी, यानी उसके पहले ये रुकेगी नहीं, इट विल एंटर कम्प्लीटली, सो इट विल नॉट स्टॉप। हाँ, ये बात अलग है कि L लेंथ एंटर करने के बाद वो फोर्स वगैरह नहीं लगेगा और ना ही ये इक्वेशन लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। नाउ व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। जब पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो कोई फ्लक्स वेरिएशन नहीं हो रहा है, फ्लक्स वेरिएशन नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट नहीं होगी, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, यानी अपना बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, if v naught is equal to kl by 10, the loop comes to rest at t equal to given time। ये लूप को रेस्ट में आना है, रेस्ट में कब आएगा, v की वैल्यू 0 कब होगी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जब v will be tending towards 0 as t tends to infinity। तो t tends to infinity पे जाकर ये वेलोसिटी 0 होगी, यानी पहले तो ये कभी रुकेगा नहीं, यानी सी ऑप्शन इज रॉन्ग। Now if v naught is equal to 3 kl, the complete loop enters inside the region of magnetic field at time given। अब v naught की वैल्यू 3 kl है, तो v naught की वैल्यू अगर 3 kl है तो ये किस टाइम पे एंटर करेगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 3 kl जब इसकी v naught की वैल्यू होगी तो यहाँ से हम देखें कि उस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v कितनी हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू 3 kl माइनस के एल दैट इज इक्वल टू 2 के एल। तो जब ये पूरी तरह से एंटर कर रहा है तब लूप की वेलोसिटी 2 के एल के बराबर है, तो ये 2 के एल कब होगा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। सो 2 के एल इज इक्वल टू 3 के एल ई टू द पावर माइनस के टी, और वी कुड राइट ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 2/3, और वी कुड राइट के टी इज इक्वल टू ln 3/2 और
T इज इक्वल टू 1/k ln3/2। तो 1/k ln3/2 ये डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही है, यानी बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब क्वेश्चन की ओवरऑल देख लें परफॉर्मेंस क्या है, क्या हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन से। तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ओवरऑल स्कोर इसका जो है वो 1 है, सॉरी 2 है। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड नहीं है, स्मॉल ट्विस्ट है, तो स्कोर 1 है। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, देख ले मल्टीपल कॉन्सेप्ट अपना लगा कि नहीं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट में एक तो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा है, फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा है, या न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगा है, यानी मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो है, डायरेक्ट सिंगल चैप्टर के आइडिया से नहीं है, और उनको भी प्रॉपरली एनालाइज करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो अगर इसके लिए अगर हम इसे स्कोर दें तो इसका स्कोर डिफरेंट चैप्टर है, तो स्कोर इसका 2 है। बहुत लेंथी नहीं है, मॉडरेटली लेंथी क्वेश्चन है, तो इट स्कोर्स 1। मिसलीडिंग ऑप्शंस ऐसा कुछ नहीं है, सो ओवरऑल स्कोर जो है इसका 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड आर मेजर्ड टू बी, ये गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब विथ करंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी ऑप्शन गिवन है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। यानी हम बिना सॉल्व किए इतना तो कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है, डी विल बी द आंसर। लेकिन इन द मीन वाइल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। इफ वी पुट द वैल्यूज, सो एल इज 10.5 centimeter, B is 5 into 10 to the power minus 3 centimeter, and thickness is 6.0 into 10 to the power minus 4 centimeter. So this could be written as 10.5 into 30 into 10 to the power minus 7 centimeter cube, or this could be written as 1.05 into 3 into 10 to the power minus 5 centimeter cube. So it is 3.15 into 10 to the power minus 5 centimeter cube. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, पर हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है, क्योंकि ये ब्रेड जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सो इट कम्स आउट टू बी, राउंडिंग ऑफ इसका कर दें तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो डी ऑप्शन अपना है ही। तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लें, तो ये है तो एमसीक्यू के हेडिंग में, पर सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो उस सेंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। होना तो चाहिए ये 0 स्कोर, पर 1 दे रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला स्मॉल ट्विस्ट, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले का एप्लीकेशन है। बेस्ड ऑन मल्टीपल चैप्टर कॉन्सेप्ट नहीं, सिंगल चैप्टर से ही है, एरर मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट सोल्यूशन, ये भी बहुत ही सिंपल है, इजी है। हैज़ ऑप्शन मिसलीडिंग, ऑप्शन देख कर ही हमने टिक लगा दिया, मिसलीडिंग ऑप्शन भी नहीं था, इजी क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इजी के कैटेगरी में है। सो ओवरऑल स्कोर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट लीनियर मास डेंसिटी की 3 स्ट्रिंग्स हैं जो कनेक्टेड हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तीनों स्ट्रिंग, तो तीनों में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रैवल करेगी,
फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मतलब तीनों में ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। चूँकि लीनियर मास डेंसिटी इनकी डिफरेंट है तो इनमें वेव की स्पीड भी डिफरेंट होगी। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो पहले वाले में स्पीड v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पर अगर मैं v2 लिखूं दिस इज इक्वल टू t बाई 4 म्यू दैट इज इक्वल टू v1 बाई 2। तीसरे में लिखूं v3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई 16 म्यू दैट इज v1 बाई 4। वेलोसिटी k और ओमेगा में अगर हम रिलेशन लिखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k और k इज इक्वल टू जो है दैट इज ओमेगा बाई v। तो पहले केस में अगर फर्स्ट रिंग के लिए मैं लिखूं कि एंगुलर वेव नंबर k है तो दूसरे के लिए 2k होगा और तीसरे के लिए 4k होगा। ठीक, यानी इन मीडियम में जो वेव ट्रांसमिट करेगी उनके लिए k, 2k और 4k इनका वेव नंबर होगा। अब नेक्स्ट जो है कि जो इंसिडेंट वेव है वो y0 cos ओमेगा t माइनस kx यहाँ पर है। अब देख सकते हैं कि इस दूसरे मीडियम में स्पीड जो है वो कम है तो डेंसर मीडियम है, यानी ये H2 वाला मीडियम S1 से डेंसर है, S3 वाला मीडियम H2 से डेंसर है। यानी बाउंड्री पे जो वेव इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट जब होगी तो पाई का फेस चेंज होगा बोथ एट P एज वेल एज एट Q। तो P पर से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसमें पाई का फेस चेंज होगा, Q से भी जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसमें भी पाई का फेस चेंज होगा। जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उसमें कोई फेस चेंज नहीं होता है, यानी जो इंसिडेंट वेव का फेज है जो P पॉइंट पे इंसिडेंट वेव का वही अगले मीडियम में ट्रांसमिशन का फेज होगा। तो फेज इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो क्या क्या चेंज होगा? रिफ्लेक्टेड वेव में डायरेक्शन चेंज होगा, यानी अगर इंसिडेंट वेव के लिए अगर एक्सप्रेशन में लिखें ओमेगा टी माइनस के एक्स तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ट्रांसमिशन में जब अब k की जगह ट्रांसमिटेड वेव में 2k हो जाएगा, ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज और ये माइनस ही रहेगा। इसी तरह से S3 मीडियम में वो k की जगह 4k हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं कि when the wave reflects from P for the first time, the reflected wave is represented by y equal to alpha 1 y0 cos omega t plus kx plus pi। तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, अपोजिट हुआ है, तो ये सही है। डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है, पाई का फेस चेंज हुआ है। बाउंड्री पर जब वेव इंसिडेंट होगी अ पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड अनदर पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज करेगा क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है, तो एम्पलीट्यूड का भी वेरिएशन दिखा रहा है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ये सही है। सेकंड में क्या कहा गया है? वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी, यानी ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है तो डायरेक्शन तो सही है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा है तो ये सही है। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ये भी सही है, लेकिन जो ट्रांसमिटेड मीडियम है उसमें k नहीं है, वहाँ पर एंगुलर वेव नंबर 2k है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम Q, Q से रिफ्लेक्ट हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, Q से रिफ्लेक्ट अगर हो रही है तो Q मीडियम जो है डायरेक्शन उसका नेगेटिव नहीं है, अब मतलब नेगेटिव में आ रही है तो ये साइन नेगेटिव नहीं होगा, ये प्लस होगा, तो ये गलत है। पाई का फेस चेंज होगा, अच्छी बात है, ये सही है, लेकिन ये k की जगह 2k भी होगा तो ये गलत है, यानी दो फ्रंट में ये गलत है, यानी सी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू Q, Q से ट्रांसमिट होकर वो S3 मीडियम में जा रही है जहाँ पर वेव नंबर जो है वो 4k है, ये सही है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट करिए तो ये नेगेटिव साइन ये भी सही है, यानी अपना डी ऑप्शन भी सही है। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड डी। तो ओवरऑल हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं सिर्फ जो ट्रांसमिशन ऑफ वेव है थ्रू डिफरेंट मीडियम, यानी सिंपल एक ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है तो it takes itself a lot of concept
तो 2 इसका स्कोर है। स्मॉल कोई ट्विस्ट नहीं है, थ्योरी बेस्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सो इट कुड फेच 0। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं, सिंगल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। लेंथ स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा लेंथी है, मॉडरेट क्वेश्चन है, तो स्कोर 1। हैज़ ऑप्शन मिसलीडिंग, मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी स्ट्रेट कट है, बस एनालाइज करना है प्रॉपरली। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का स्कोर है 3। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए पर्सन सिटिंग ऑन एन इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो एलिवेटर के अंदर 50 kg वेट को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सपोज दैट वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड विद टाइम। तो इसमें हाइट का कुछ इस तरह का वेरिएशन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी एलिवेटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एलिवेटर एसएचएम कर रहा है। तो अब क्या पूछा है कि टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज टेन द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट। तो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेरिएशन, वेट का मैक्सिमम वेरिएशन करना है। तो ऑब्जेक्ट का वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कभी ये जब अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा उस समय नॉर्मल रिएक्शन, और जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा मैक्सिमम से उस समय इसका वेट जो है वो डिफरेंट होगा। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका वेट मैक्सिमम होगा, वो कितना, mg+a, और कभी मिनिमम होगा, दैट इज mg-e। तो मैक्सिमम वेरिएशन इन वेट दैट विल बी इक्वल टू 2ma। तो हमें अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें ये पता है y जो प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 8 + 8 sin 2πt/t। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी दैट इज 8 × 2π/t cos ऑफ 2πt/t। एक्सेलरेशन अगर ले तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो दिस इज -8 × 2π/t² साइन ऑफ 2πt/t। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तब वेट का वेरिएशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ हम वैल्यू की बात करें, इट इज 8 × 2π/t²। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। 2 × मास गिवन है 50 kg इंटू एक्सेलरेशन 8 × 2π, t की वैल्यू गिवन है कितना, 40π। तो पुट कर दें 40π इसका स्क्वायर, सो इट इज 100 × 8 दैट इज 800 × 2π। तो ये 1/20 का स्क्वायर है, 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400। सो 800/400 दैट इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वेरिएशन इन वेट जो होगा दैट इज 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का वेरिएशन होगा, तो यानी आंसर इसका है 2। अब ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात हो रही है, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो वेट मेजरमेंट है दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन एलिवेटर के अंदर। तो 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, सिंगल चैप्टर नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन जो है दैट इज इजी, कुछ कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशन नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम इसे स्कोर करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप है, तो न्यूमेरिकल टाइप है उसके लिए स्कोर 1। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला नहीं है, स्मॉल ट्विस्ट जरूर है, तो दैट इज 1। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, यस इट इज ट्रू, तो 1। मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, हम इसे इजी भी कह सकते थे, लेकिन स्टिल इट इज़ 1। कोई यहाँ पर ऑप्शन की बात नहीं है, तो लीडिंग मिसलीडिंग की कोई सिचुएशन नहीं है। सो ओवरऑल स्कोर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम जिसके अंदर कुछ फोटॉन्स हैं, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, और उन फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो उसको एवरेज कंटेन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मानने को कहा गया विद इन द सेम वॉल्यूम।
एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दी हुई है अल्फा इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की ये मानते हुए और प्लैंक कांस्टेंट पाई की वैल्यू मानते हुए अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी के अगर लिखें तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक फोटोन के पास एनर्जी h इंटू न्यू है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स के पास NH न्यू एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम v से डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड में अगर एनर्जी डेंसिटी की बात अगर कहें तो इट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 म्यू नॉट की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट NH न्यू इंटू 2 म्यू नॉट अपॉन v। अब वैल्यूज जो गिवन है उन्हें पुट कर दें तो बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दैट इज 35 इंटू 10⁻⁷। h की वैल्यू लेने कही गई है 6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज है इंटू 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लेने कहा गया है तो 4 पाई को 22/7 लिखने कहा गया है इंटू 10⁻⁻7 और वॉल्यूम जो है दैट इज यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से 735 तो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ 7 और ये -7 कैंसिल होगा, 34 -34 प्लस 15 यानी -19, एक 10 और तो -18, रूट के बाहर कर लें तो 10⁻⁻9। अब रूट के अंदर क्या क्या बचा, और रूट के अंदर बचा ये 5 इंटू 2, ये तो 10 के साथ मैंने ऑलरेडी ले लिया है तो 6 इंटू 4 24 इंटू 22। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 24 इंटू 22 है। तो 24 इंटू 22 का रूट अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इट इज 23, हालांकि 23 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 23 लिख रहे हैं बट इट इज एक्चुअली इट इज 22.98। तो अगर डेसिमल में हमें लिखना है तो 22.98 और इंटीजर वैल्यू में इट कम्स आउट टू बी 23। तो ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन की अगर हम एनालिसिस करें तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और फोटोन की एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये दो चैप्टर की बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, ओवरऑल कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी लेंथी नहीं है। तो इस क्वेश्चन हालांकि दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बट स्टिल द क्वेश्चन इज इजी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है तो इट्स कोर्स 1। डायरेक्ट थ्योरी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, स्कोर इज 1। सेम चैप्टर डिफरेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, 1 है। शॉर्ट है, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 0 है, कोई ऑप्शन की बात भी नहीं है। तो ओवरऑल स्कोर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। यहाँ पर P और Q दो रेडिएटिंग प्लेट हैं जहाँ पर P का टेम्परेचर ज़्यादा है, Q का टेम्परेचर कम है, यानी P से Q की तरफ नेट हीट फ्लो करेगी, ये डायग्राम 1 दिया हुआ है, और P से Q पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो W0 है। दो और प्लेट रख दी गई है इनके बीच में बिटवीन P एंड Q। Assume that heat transfer takes place only between adjacent plates, adjacent के थ्रू ही फ्लो कर रही है। A power transferred per unit area in the direction of P to Q in steady state is WS। स्टेडी स्टेट में WS जा रहा है, मतलब जितनी हीट ये रिसीव कर रहा है उतनी एमिट भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी WS, यहाँ भी WS ही है। इन दोनों इंट्रोड्यूस्ड प्लेट के टेम्परेचर हम T1 और T2 मान लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हम लिखें फर्स्ट वाले फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि W नॉट इज इक्वल टू सिग्मा TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। ठीक, हीट ट्रांसफर हीट रेडिएशन का फॉर्मूला स्टीफन्स लॉ, तो इस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर इसके लिए हम लिखें, पहली दो प्लेट के लिए अगर हम लिखें तो ओमेगा एस इज इक्वल टू सिग्मा TP टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4, ये फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट के लिए है। वैसे ही अगर सेकेंड और थर्ड के लिए लिखें, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ प्लेट के लिए अगर हम लिखें तो इट इज सिग्मा T2 टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को ऐड अप कर दें तो वी कुड राइट 3WS इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4, एंड दैट इज नथिंग बट W नॉट। तो 3WS इक्वल टू W नॉट, और हमें रेशियो पूछा है W नॉट अपॉन WS, तो W नॉट अपॉन WS इज इक्वल टू 3, सो दिस इज द आंसर, तो द रेशियो इज 3। तो यहाँ ओवरऑल देखें सिंपल स्टीफन्स लॉ लगना है, बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर हम इसको स्कोर करें तो ओवरऑल स्कोर अगर देखें, टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है तो इसके लिए इट स्कोर्स 1, डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस ऑब्वियसली है तो स्कोर 0, मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो दिस इज ऑल्सो 0, इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इट स्कोर्स 0, देयर इज नो मिसलीडिंग ऑप्शन, सो ओवरऑल स्कोर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पे सॉलिड ग्लास स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उसके अंदर एक स्फेरिकल एयर कैविटी है R/2 रेडियस की, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से एमिट कर रहा है, सोर्स एमिट कर रहा है, पॉइंट इनसाइड ग्लास स्फीयर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ग्लास स्फीयर। तो यहाँ पर कुछ थीटा एंगल पर, ये यहाँ पर नॉर्मल है, थीटा एंगल पर ये इंसिडेंट हो रहा है। और क्या कहा गया, इफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से, जो कि थोड़ा सा साइड में है, यानी पतली सी इस √3 मीडियम का एक पोर्शन है, यहाँ से ओ पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये फुल्ली पोलराइज्ड हो रही है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये इसका साइन थीटा हमें बताना है। तो यहाँ से अगर लाइट फुल्ली पोलराइज हो रही है, रिफ्लेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के केस में लाइट फुल्ली पोलराइज कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ब्रूस्टर एंगल के बराबर होता है, यानी इस पॉइंट पे लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो ब्रूस्टर एंगल होता कितना है, हम लिखें tan बीटा इज इक्वल टू म्यू, और डेंसर मीडियम का म्यू जो है वो √3 है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो लाइट है वो 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो फिगर को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें, तो फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा बनाएं, यहाँ पर एक एयर कैविटी है और ये कहा गया है कि इस पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ये लाइट पोलराइज्ड है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर है, तो ब्रूस्टर एंगल के बराबर अगर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 है और ये 1 है, तो हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आ गई दैट इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री है। इस पॉइंट पर अगर अब हम देखें कि यहाँ पर लाइट जो है वो इस सोर्स से आई, रिफ्लेक्ट हुई
फिर यहाँ पर आकर इंसिडेंट हुई। अगर हम इन सब पॉइंट के लिए लिखें कि यहाँ पर थीटा एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी तो थीटा पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में थीटा और ये भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। और यहाँ पर अगर अब हम देखें तो ये जो कैविटी है इसका रेडियस r/2 है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये r/2, ये भी r/2 है। तो अब हम जो नोटिस करें वो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे नोटिस करें, इस वाले ट्रायंगल पर हम नोटिस करें, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो वैल्यू है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो वी कुड राइट √3 sin I इज इक्वल टू 1 sin R, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, ये 60 डिग्री है, ये वाली वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगी। ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, तो हम लिखें √3 sin I इज इक्वल टू 1 sin, यहाँ वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो 1 sin 60, तो sin I इज इक्वल टू हाफ और I इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, 60 पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री अगर है तो ये वाला जो ओवरऑल एंगल है ये 60, ये 30 और यहाँ पर ये वाला एंगल जो है दैट इज़ 30 डिग्री है। तो ये r/2 है, तो ये r/2 cos 30 है, ये भी r/2 cos 30 है। तो ये ओवरऑल ये वाली लेंथ जो हो गई, इसको अगर हम लिखें दिस इज 2r/2 cos 30 है, दैट इज इक्वल टू √3 r/2। अब अगर हम इस ट्रायंगल को नोटिस करें, ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री है, ये 30 30 120, और ये लेंथ जो है ये √3 r/2 है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम साइन रूल अगर अप्लाई करें तो r/sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3 r/2 अपॉन साइन थीटा है। तो ये r कैंसिल करें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन 120 डिग्री। तो √3/2 साइन 120 को cos 30 लिख सकते हैं। सो दिस इज √3/2 इंटू √3/2, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 3/4 और 0.75। तो साइन थीटा ही हमें पूछा है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है दैट इज 0.75। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नेल्स लॉ और पोलराइजेशन का ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट ये दोनों चाहिए। तो ब्रूस्टर एंगल हमने यूज़ किया, यानी 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, स्कोर्स 1। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला वेस्ट नहीं है, स्मॉल ट्विस्ट भी है, तो इसके लिए भी हम स्कोर दे 1। डिफरेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, डिफरेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, इट स्कोर्स 2। क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ टाइप में ही है, सो वी विल कंसिडर दिस टू बी टफ, और कोई मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, सो इट इज़ 0। तो ओवरऑल स्कोर इस क्वेश्चन का है 6। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म करें, जिसके लिए इक्वेशन गिवन है BD/D इज इक्वल टू m लैम्डा। तो B जहाँ पर स्लिट की विड्थ है, D शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है,
स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द एम डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर मेजर्ड विथ स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो उनकी ये लीस्ट काउंट है यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम आर नोन प्रिसाइजली टू बी 600 नैनोमीटर एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ये प्रिसाइज है, इनमें कोई एरर नहीं है। द एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर इन द वैल्यू ऑफ बी एस्टिमेटेड यूजिंग डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दैट ऑकर्स m इक्वल टू 3, d इक्वल टू 5 mm एंड कैपिटल D 1 mm, इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला गिवन है इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो इसमें अगर मैक्सिमम हमें एरर या एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है तो इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम एरर वाली सिचुएशन लिख लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा B अपॉन B मैक्सिमम इज इक्वल टू, लिख लो पहले, उसके बाद क्या करना है नहीं करना है देखें, डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा प्लस डेल्टा D बाई D प्लस डेल्टा D अपॉन D। ध्यान दो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, प्लस किया क्योंकि हम फाइंड आउट करें मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर में सबके एरर ऐड अप होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। चूँकि ये m और लैम्डा प्रिसाइज है, इनमें कोई एरर नहीं है, तो दीज क्वांटिटीज विल बी ज़ीरो। तो इनको ज़ीरो कर दें। तो यहाँ से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, d में वेरिएशन कितना है 1 सेंटीमीटर का और उसकी वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल d में जो वेरिएशन है वो 1 mm का है और इसकी खुद की वैल्यू 5 mm है। सो इट इज़ 1 mm अपॉन 5 mm। हमने यूनिट चेंज नहीं किया क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है। तो यहाँ से दिस कम्स आउट टू बी 0.21। तो हमें B में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो डेल्टा B मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.21 इंटू B। तो वैल्यू पुट करें 0.21, B की वैल्यू कितनी m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो 0.21 इंटू m की वैल्यू है 3, लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितने 600 नैनोमीटर, सो 6 इंटू 10 टू द पावर -7। कैपिटल D की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, स्मॉल d की वैल्यू गिवन है 5 mm, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से 18/5 यानी 36/10, 36/10 यानी 3.6, तो 0.21 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4। माइक्रोमीटर में हमें चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 3.6 माइक्रोमीटर। तो 21 इंटू 3.6 यानी इसे हम कह सकते हैं 72 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 72 से थोड़ा ज़्यादा मतलब ये हो गया 72 प्लस 3.6, यानी पहले हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सो इट कम्स आउट टू बी 75.6 माइक्रोमीटर। तो आंसर इज 75.6 माइक्रोमीटर। तो वैल्यू अगर सिर्फ लिखें तो इट कम्स आउट टू बी 75.6। ओवरऑल क्वेश्चन अगर देखें एरर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो इसकी अगर हम रैंकिंग करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप है, इट स्कोर्स 1। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड है, स्मॉल ट्विस्ट है, वी कुड से स्मॉल ट्विस्ट है, सेम चैप्टर है, स्कोर 0। शॉर्ट है, स्कोर 0, कोई मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है, तो ओवरऑल स्कोर इसका है 2। चलो इस क्वेश्चन में पहले जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं। लिस्ट में क्या कहा गया है, यहाँ डिफरेंट ओरिएंटेशन में डाइपोल रखे हुए हैं, दो डाइपोल रखे हुए हैं, आई कैप जे कैप डायरेक्शंस गिवन है और एक्स इन दो डाइपोल के बीच का मिड पॉइंट है कोई। वहाँ पर फील्ड क्या होगी वेक्टर फॉर्म में
ये फील्ड कितनी होगी ये पूछा गया है, ये हमें बताना है। तो फील्ड देखें, एक्स पॉइंट इन दोनों डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, यानी tan b पोजीशन है। tan b पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो k लैम्डा बाई आर क्यूब के बराबर होती है और वह अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी पैरेलल होती है। तो इस डाइपोल के लिए फील्ड इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और इसके लिए भी माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो माइनस जे कैप डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो 2kp अपॉन आर क्यूब इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। तो अब ऑप्शंस देख लें, माइनस जे कैप डायरेक्शन में कितने ऑप्शन हैं? ये आई कैप में है 2i माइनस जे, आई माइनस जे, यही सिर्फ जे कैप में है। तो p के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 2 है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन में p के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। पहले में p के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है जो गलत है, दूसरे में p के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, ये भी गलत है, यानी c और d में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब बाकी दो के लिए देखें। Q पॉइंट में अगर Q ऑप्शन में अगर देखें तो इस अपवर्ड डाइपोल के लिए फील्ड डाउनवर्ड है, इस डाउनवर्ड डाइपोल के लिए फील्ड अपवर्ड है, यानी Q केस में फील्ड जो है वो ज़ीरो है। X पॉइंट पे फील्ड ज़ीरो है, यानी Q के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 1 है। Q के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन यहाँ C में भी 1 है, D में भी 1 है, दोनों में ही सही है। जो डिफरेंट है वो देख ले। S के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों में 5 है, यानी R के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन में चेंज है। इसको हम देख ले कौन सा ऑप्शन सही है। R में ये X पॉइंट लेफ्ट वाले डाइपोल के लिए tan B पोजीशन है, तो फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, kp अपॉन आर क्यूब, ये होगा माइनस जे कैप डायरेक्शन में। और इस सेकेंड डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन है, tan A पोजीशन है, इसके लिए फील्ड इधर होगी, वो कितनी होगी 2kp अपॉन आर क्यूब, ये होगी आई डायरेक्शन में। यानी ओवरऑल जो वैल्यूज होगी वो 2i कैप माइनस जे कैप वाली सिचुएशन होगी। 2i कैप माइनस जे कैप सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी फोर्थ वाले में है, यानी r के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 4 है। यहाँ पे r के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन यानी c सही है और d ऑप्शन गलत है, तो ओवरऑल ऑप्शन जो है वो c है। तो यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि डाइपोल के फील्ड से रिलेटेड ही ये पूरी लिस्ट है, कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसके अगर हम स्कोर देखें तो ओवरऑल मैच द कॉलम है, जिसमें सारे मैच करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो इसके लिए स्कोर 0 है। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं है, तो ये भी स्कोर इसका 0 है। सेम चैप्टर से क्वेश्चन है, 0 है। ओवरऑल क्वेश्चन को मॉडरेट कह सकते हैं और कोई मिसलीडिंग ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ओवरऑल स्कोर इस क्वेश्चन का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दी हुई है जो कि AC सर्किट है और यहाँ पर उसका कुछ एम्पीडेंस है Z, और यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट में डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है इनपुट, जहाँ पर Z को चेंज करते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो टाइम के साथ साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। तो करंट जो है वो टाइम के फंक्शन के फॉर्म में कैसे होगी, ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो पहले तो ओनली रेजिस्टर है, कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो करंट की वैल्यू जो हो जाएगी I विल बी इक्वल टू V बाई आर। V हमारा गिवन है, कितना गिवन है 300 sin 400t। तो अगर हम इसे लिखें 300 sin 400t अपॉन 30, दैट इज इक्वल टू 10 sin 400t। ये करंट का वेरिएशन होगा। तो 10 की वैल्यू कहाँ पर है, देखें साइन कर्व कहाँ कहाँ है, साइन कर्व पहले में दूसरे में है, और ये मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है, यानी P के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन 3 है। P के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन 3 है, तो B और D तो एलिमिनेट हो गए और A और C बचे। अब A और C में अगर देखें, Q में एक में 5 है, एक में 4 है। अब Q का ऑप्शन देख लें, 10 मिली हेनरी है और ओमेगा जो है
वो 400 है। तो इसका अगर हम रिएक्टेंस देखें एक्सेल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू है 400, एल की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ यानी 40 ओम है। तो ये अगर 40 ओम है तो इस सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस इज इक्वल टू √R² प्लस XL², तो 30² प्लस 40² दैट इज इक्वल टू 50 ओम है। और जो फेज चेंज होगा, ये इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज जो है वो आगे होगा, करंट पीछे होगा। तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, कितना पीछे है, तो tan phi अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू XL/R, दैट इज 40/30 यानी 4/3। तो यहाँ से फेज डिफरेंस जो है वो 53 डिग्री का है, यानी करंट जो है वो 53 डिग्री फेज से पीछे है। तो Q केस को अगर हम देखें, दिस वाज P केस, Q केस को अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में I इज इक्वल टू 300/50 साइन ऑफ 400t-53 होगा, दैट इज इक्वल टू 6 साइन 400t-53। तो अब हमें जो ऑप्शन देखना है Q के लिए 5 है कि 4 है। तो Q के लिए 5 है कि 4 है। अब पहले तो देखें कि t इक्वल टू 0 में साइन जो है वो नेगेटिव होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 तक होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें किस में देखना है, फोर्थ और फिफ्थ में। फोर्थ और फिफ्थ में अगर देखें तो फोर्थ में मैक्सिमम वैल्यू तो 20 तक जा रहा है, तो फोर्थ वैसे एलिमिनेट हो गया, यानी Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो फिफ्थ है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्थ ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। तो ओवरऑल देख सकते हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें इम्पीडेंस और करंट का रिलेशन, फेज चेंज है, यानी बहुत ज़्यादा कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, स्कोर 0। डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला नहीं है, स्मॉल ट्विस्ट है, स्कोर्स 1। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेम चैप्टर, नहीं, सेम चैप्टर का ही है। क्वेश्चन इजी टाइप में है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और कोई मिसलीडिंग कन्फ्यूजन नहीं है, तो इट स्कोर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिस्ट 1 शोज वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ एनर्जी ऑन द एटॉमिक नंबर Z. Energies associated with certain phenomena are given in list 2. तो कुछ phenomena list 2 में given है और उसमें एनर्जी जो है उनके एटॉमिक नंबर से कैसे डिपेंडेंट है ये रिलेशन दिया हुआ है। सी द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द करेक्ट मैच। तो पहले तो एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो मोजले लॉ से देते हैं। मोजले लॉ के अकॉर्डिंग रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, और के अल्फा के लिए b की वैल्यू 1 होती है, तो रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1। और हमें ये मालूम है एनर्जी जो होती है दैट इज h न्यू, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो एनर्जी न्यू के प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 जो है वो z माइनस 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 1 है। Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन 1 कहाँ है ये देखें, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में ज़रूर है, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। तो पहले वाले को करते ही वी गेट द आंसर सी, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी हम चाहें तो फिर चेक करके देख सकते हैं, वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर इज़ सी। तो ओवरऑल देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें भी खास करके एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट हैं कि मास नंबर के साथ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे रिलेटेड होती है, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे रिलेटेड है, यानी
न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स दोनों रिलेटेड है, और एटॉमिक फिजिक्स में भी एक्सरे इंक्लूडेड है। कहने को तो मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, बट इतना कुछ किए बिना ही यू कैन आंसर फ्रॉम 1। तो ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन के स्कोर देखें तो यहाँ पर मैच द कॉलम है, स्कोर 0, डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वी कुड से इट टू बी 1। दो डिफरेंट चैप्टर के जरूर कॉन्सेप्ट है, इट इज़ 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोर 0, कोई मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो स्कोर 0। तो ओवरऑल स्कोर इस क्वेश्चन का है 2। तो ओवरऑल हम अगर इस पेपर की एनालिसिस अगर देखें तो इस पेपर को हम इजी टू मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन को छोड़कर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है दे आर इजी टाइप।